हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसको आप देखते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, टैट्स गुरु चैनल जिसका नाम है। और यहाँ पे मैं साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, वीडियो सेशन लेता हूँ। और मैंने जो लास्ट वीडियो में जो वीडियो सेशन लिया था वो था हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसमें जो पहला फेज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, अभी हमने लर्निंग डिस्कस नहीं किया है, अभी हम कंटिन्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग कर रहे हैं। इसका जो प्रीवियस पार्ट था वो पार्ट 1 है और अब ये पार्ट 2 है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इस पार्ट में ख़त्म होगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी टीचिंग की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लेना। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये वीडियो सेशंस हैं ये किन लोगों के लिए या किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जो है 30 मार्क्स का साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो 30 मार्क्स का पोर्शन होता है। और यहाँ पे मैं सारा का सारा कवर कर रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। और साथ में मैंने आपको बता दिया जो स्टूडेंट बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो रामबाण है, आप जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हो इन केस इफ़ यू डोंट हैव बुक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो है हम टीचिंग के बारे में ही तो हम एक बार बता देते हैं कि भाई टीचिंग होती क्या है। जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वीडियोस तो वो यहाँ पे रिलेट करके देख सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीचिंग के फेजेस क्या हैं। देखो, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बोलें तो टीचिंग के 3 फेजेस हैं, ठीक है। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग को बता दें, टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन नॉलेजेबल पर्सन इम्पार्ट्स नॉलेज टू एन इग्नोरेंट पर्सन, ठीक है। ये टीचिंग की जो है डेफिनेशन है भाई लोगों कि यहाँ पे जो है टीचिंग करता क्या है कि भाई एक जो है एक्सपीरियंस पर्सन होता है और वो नॉलेज को इम्पार्ट करता है, नॉलेज को डिलीवर करता है टू दी इग्नोरेंट पर्सन या टू दी लेस एक्सपीरियंस पर्सन आप कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए टीचिंग प्रोसेस। अगर बीएड में आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब भाई लोगों आगे बात करते हैं कि भाई जो टीचिंग है इट ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, टीचिंग का एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट एम टीचिंग इज़ नॉट कंप्लीट। ये हमने जाना अपने फर्स्ट वीडियो सेशन में। और डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स की, क्या हो? डेवलपमेंट हो। टीचिंग इज़ ए पर्पसफुल एक्टिविटी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि भाई टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं। फेज मतलब इसके स्टेप्स कितने हैं। तो दोस्तों इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। प्री, यहाँ पे प्री लग गया, प्री मतलब पहले, टीचिंग होने से पहले का स्टेप है ये, ठीक है। उसके बाद इंटर एक्टिव फेज, मतलब टीचिंग जब इम्पार्ट की जा रही है तो उसके दौरान का फेज़ है ये। मतलब जब टीचिंग आप किसी स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हो, जो मिडिल फेज़ आता है उसे हम इंटरएक्टिव फेज़ कहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग के बाद का फेज है जहाँ पे हम इवोल्वेशन प्रोसेस या फिर फीडबैक प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है। प्री एक्टिव, देखो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊँ तो प्री एक्टिव फेज में क्या आ जाता है। देखो प्री एक्टिव फेज में अगर आप एक टीचर हैं और आप सबसे पहले अपने कंटेंट को डिसाइड करेंगे, उसको सीक्वेंस में लगाएंगे। जो लेसन प्लान का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं तो वहाँ पे पढ़ाते हैं तो लेसन प्लान आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। उसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, उसको डिसाइड करना, उसको प्लान करना, किस हिसाब से आप जो है स्टूडेंट को पढ़ाना है, आपको किस हिसाब से आपको स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री एक्टिव है, मतलब टीचर जो है तैयारी करके जाएगा,
अगर हम यहाँ पे एक शब्द में कहें तो। उसके बाद इंटरैक्टिव फेज, जब टीचिंग चल रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पे किस हिसाब से बच्चे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टीचर को, या टीचर किस हिसाब से पढ़ा रहा है, कौन सा मेथड उसने चूज़ किया है पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट मैटर को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वो फेज़ होता है। और पोस्ट एक्टिव की बात करें, जब टीचिंग हो चुकी होती है, तो यहाँ पे हमने बोला है कि टीचिंग जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो उस हिसाब से कितना % स्टूडेंट ने गेन किया है, वो सारा का सारा यहाँ पे पोस्ट एक्टिव फेज में जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया है, साथ में हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व है, आप चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो प्री एक्टिव फेज होता है, इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग ए टीचिंग प्लान इज डिजाइंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वट एवर प्लान ए टीचर मेक्स बिफोर स्टार्टिंग क्लासरूम, टीचिंग कम्स अंडर द प्री एक्टिव फेज ऑफ द टीचिंग। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी आप जो है हमें समझाओ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम है तो उनको इंग्लिश में करना है, और जिन स्टूडेंट्स का हिंदी मीडियम है तो उनको हिंदी में भी करना है। तो यहाँ पे जो वीडियो सेशन का जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रखा है मैंने। ठीक है, जितने भी वीडियो सेशन में इनफैक्ट बना रहा हूँ उन सबका जो लैंग्वेज मोड है वो है बाइलिंगुअल। ठीक है, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो सेशन मेरे थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, दिस फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्री एक्टिव फेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मायने बहुत ज़्यादा है। इन दिस फेज द टीचर प्लान्स हिज लेसन्स। ठीक है, ये तो हमने जाना है कि भाई इस फेज में टीचर जो है अपने लेसन को प्लान करता है। लैंग्वेज ऑल्दो वेरी सिंपल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस फेज इज कॉल्ड द प्लानिंग फेज और प्रिपरेशन फेज। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, अब देखो इन फेज के कुछ टाइप्स होंगे, कुछ इनमें भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है ये, मैंने यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको प्री एक्टिव फेज के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है एग्जाम के अंदर, तो आप लिख सकते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बिफोर द टीचिंग बिगिंस एंड दे आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव्स एम्ड। ऑब्जेक्टिव को आप एम भी कह सकते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। While setting the objectives are aims, the student entering behavior and terminal behavior are kept in mind. This objective help in laying down rules for teaching. मतलब जो भी आप कुछ टीचिंग कराने जा रहे हो तो उसके एम्स को आप उसके एम को ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखोगे कि भाई इस टीचिंग को कराने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि टीचिंग जो है वो पर्पसफुल एक्टिविटी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके बाद बात करते हैं, प्री एक्टिव फेज की ही बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो है कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है उसका सिलेक्शन करना है आपको, कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, द टीचर मेक्स ए सिलेक्शन दैट इफ रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टूडेंट टू बी टॉट। उसको टीचर को पढ़ाना क्या है, ही एनालिसिस द स्टडी मटेरियल एंड डिसाइड्स हाउ टू गो अबाउट इट। और उसके लिए वो किस तरीके से क्लासरूम के अंदर जाके टीचिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर में भी अपने कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, एक तो मेन टॉपिक आपने पढ़ा दिया, उसके बाद जो है उसके अंदर भी आपको कुछ सब टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, तो उनकी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, उनकी क्या होनी चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस पॉइंट आपने पहले पढ़ा दिया और उसके बाद आप लेस एडवांस पॉइंट पढ़ा रहे हैं। जैसे सीक्वेंसिंग का मतलब जानते हो ना कि भाई जैसे पियाजे की 4 स्टेज होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्लासरूम में जाके सीधी 4th स्टेज पढ़ा दी, है ना, क्योंकि अब जब आपने फर्स्ट स्टेज पढ़ाई है तो वो एक बेस बनाएगा बच्चों का, वो इन्फेंट के बारे में होती है। उसके बाद फिर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड के बारे में स्टेजेस हैं, तो आपको डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर जाके 4th स्टेज के बारे में डिस्कस नहीं करना है। आपको पहले फर्स्ट स्टेज समझानी है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, मतलब एक ऑर्डर के अंदर सेट है।
ठीक है। और तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजंस अबाउट टीचिंग स्ट्रेटजी। अब टीचिंग स्ट्रेटजी में क्या आता है, बट आप कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आफ्टर डिटरमाइनिंग द एम्स and objective, selecting the subject matter and arranging it in a sequence, the teacher decides on a teaching strategy for the presentation of the subject matter। मतलब आप उस सब्जेक्ट मैटर को बच्चों के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप वर्बली एक्सप्लेन करोगे या फिर जो है आप बोर्ड का मेथड यूज़ करोगे या फिर स्मार्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करोगे, मतलब व्हाटएवर जो भी स्ट्रेटजी आपकी है वो इसके रिगार्डिंग है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या आता है, सेलेक्टिंग ए टीचिंग स्ट्रेटजी इज नॉट एनफ फॉर द टीचर। टीचिंग स्ट्रेटजी आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई मेरे को बोर्ड पे कराना है, ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ। उसके बाद भी कुछ चीज़ें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ही हैज़ टू डिसाइड एट व्हाट टाइम ही विल यूज़ टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज वो अपने साथ लेके आएगा, जैसे सपोज करो अगर मैथमेटिक्स का टीचर है, मैथमेटिक्स का टीचर है, तो अगर सपोज करो मेंसुरेशन पढ़ा रहा है तो उसमें क्यूब्स, कोन, सिलेंडर, व्हाटएवर जो भी रेक्टेंगल वगैरह जो भी शेप्स उसके पास हैं वो उसके साथ आए, और जो शेप्स उसके पास हैं वो उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करे। जैसे स्फीयर होता है, अब स्फीयर मतलब एक बॉल, आप उसका सरफेस एरिया पढ़ा रहे हो, उसकी वॉल्यूम आप पढ़ा रहे हो, तो आप बेटर है कि आप उस टूल को साथ में लेके आएँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं वो उन टूल्स को साथ में लेकर आए और स्टूडेंट्स को दिखाएं, तो स्टूडेंट जो है विजुलाइज भी कर पाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर भी होंगे। तो कब उसको अगर वो जियोग्राफी का एसएसटी का स्टूडेंट है, सॉरी टीचर है, तो कब उसको अपने चार्ट पेपर्स यूज़ करने का, मैप्स मॉडल कब वो यूज़ करेगा। मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया, साइंस का टीचर है तो कब वो जो अपनी साइंस मॉडल यूज़ करेगा बच्चों के सामने। व्हाट टाइम, मिडिल ऑफ द फेज, एट द एंड ऑफ द फेज और स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द लेक्चर, वो कब जो है वो अपने मॉडल्स को यूज़ करेगा। ये सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है उस टीचर को बनानी है, ठीक। दिखने में क्योंकि पेपर वर्क है सारा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर रियल लाइफ में इस तरीके से हम चलने लगे, लेकिन वास्तविक टीचिंग जो यहाँ पे होनी चाहिए वो इस तरीके से ही होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका सेकंड फेज था उसका नाम था द इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। मतलब एट द मिडल, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं एज ए टीचर स्टूडेंट्स को, तो आपका गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और आपका जो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ को, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंटरेक्टिव फेज में आती हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली मैं चलता हूँ, आप यहाँ से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी सिंपल, आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं इंटर एक्टिव फेज ऑफ द टीचिंग के अंदर, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है परसेप्शन, ठीक है। एज सुन एज द टीचर एंटर्स द क्लासरूम ही परसीव्स द साइज ऑफ द क्लास। सबसे पहले वो क्लास का साइज देखे, ठीक है। ही कास्ट ए ग्लांस एट द एंटायर क्लास, थोड़ा सा एक नज़र लगा ले कि भाई क्लास में कितने बच्चे हैं। कई बार क्लास कंबाइंड भी हो जाती है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, उसको किस तरीके से आप क्लासरूम के अंदर बच्चों की सीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है। ही ट्राइज टू गेज द जनरल मूड ऑफ द क्लास। जनरल मूड ऑफ द क्लास मतलब वो थोड़ा थोड़ा एक टीचर एक आइडिया ले लेगा कि भाई हाँ बच्चे जो है क्लासरूम के अंदर कैसे हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर बच्चे जो हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग धारणाओं के होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए ललायत होते हैं कि हाँ सर आज हमें पढ़ाओ आप। कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते कि सर आज बिल्कुल भी मत पढ़ाना, जो बैक बेंचर्स होते हैं। और कुछ बच्चे जो बीच में होते हैं, वो थोड़े बहुत चाहते भी हैं कि पढ़ाई हो, थोड़े बहुत चाहते नहीं हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रबल शूटिंग होते हैं कि भाई वो ट्रबलसम होते हैं, वो टीचर को जो है शरारत करेंगे ही करेंगे टीचर के साथ, ठीक है। तो एक in this way he gets an inkling of the general idea of the who among the student are serious and encouraging and who among might be troublesome।
कौन जो है शरारती बच्चा है। द स्टूडेंट मेक ए जनरल परसेप्शन अप्रेजल ऑफ द टीचर्स बिहेवियर एंड हिज पर्सनैलिटी। दिस इज मोमेंट्री परसेप्शन लास्टिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स एंड टीचर एंटरिंग इन द क्लास। मतलब ये एक छोटा सा परसेप्शन होता है, टीचर को पूरा ज्ञान होना चाहिए कौन कौन बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और कौन कौन बच्चे उसको ट्रबलसम कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में वो पता लगाए। आई एम श्योर अगर टीचर जो है क्लासरूम को साथ में लेके चला हुआ है काफ़ी कुछ दिनों से, तो उसको पता होता है कि क्लासरूम के अंदर कौन बच्चे जो हैं शरारती हैं। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस। आफ्टर द इनिशियल परसेप्शन ऑफ द क्लास, द टीचर ट्राइज टू गेज द स्टूडेंट्स मेंटल लेवल, देयर बिहेवियर, देयर प्रोगनिशन abilities, capacity, interest and aptitude. He can deliver effective teaching only after making an assessment of the student. अब एक टीचर को जो है इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो बैक बेंचर हैं, जो बिल्कुल मतलब उनका जो IQ लेवल बिल्कुल डाउन रहता है, और कौन से स्टूडेंट जो एवरेज हैं, उसको इस हिसाब से पता होना चाहिए। तो वो अपनी इफेक्टिव टीचिंग तभी डेवलप कर पाएगा। अब टीचर को बच्चों का ज्ञान नहीं है, वो टीचिंग कर रहा है, वो तो सभी बच्चों को साथ लेकर चलेगा। ठीक है, बाद में जब टेस्ट वगैरह होंगे तो देखेगा यार ये बच्चा तो अच्छे से जवाब दे रहा था, लेकिन अब तो इसके टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स आए। इट मीन्स ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ बच्चे, बहुत बच्चे होते हैं इस तरीके से जो क्लासरूम में तो एक सेंस ऐसी आती है कि हाँ वो बच्चा जो है यार बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन जब टेस्ट इवोल्यूशन का नंबर आता है तो उन बच्चों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। ठीक है, तो एक डायग्नोसिस पर्पस के हिसाब से उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन करता है, और ये वाला पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है इतना मतलब कोशिश तो करता है लेकिन मार्क्स इसके अच्छे नहीं आते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की। द टीचर मेक्स ए प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर आफ्टर द इनिशियल परसेप्शन ऑफ द क्लास एंड आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द प्रिस्क्रिप्ट स्टेप्स आर फॉलोड जस्टली। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आस्किंग क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, इंटरएक्टिव फेज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों टीचिंग का। आस्किंग क्वेश्चन की एक टीचर को क्वेश्चन कब पूछने हैं, स्टार्टिंग में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, मिडिल ऑफ द टीचिंग में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, और एंड में किस तरीके से उसको अपना इवोल्यूशन करना है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग जिनके आंसर बड़े स्पेसिफिकली होते हैं, यस और नो में आंसर होते हैं। डाइवर्जेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है उनके आंसर एक से ज़्यादा फॉर्म में भी हो सकते हैं। और मेमोरी टाइप क्वेश्चंस जो याद करने वाले क्वेश्चन हैं, जो रट्टा मारने वाले क्वेश्चन हैं, या इवोल्वेटिव टाइप क्वेश्चन किस हिसाब से, तो उसको कौन से क्वेश्चन की कैटेगरी कब करनी है। क्वेश्चनिंग तो जरूर करनी है, ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग आप अच्छे से इवोल्वेट या फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगी कि आपने बच्चों को पढ़ा तो दिया लेकिन कितना % बच्चों ने उस चीज़ को गेन किया है, कैच किया है, दैट यू विल नॉट हैव एन आइडिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्स की। यहाँ पे फिर जो है आप टीचिंग कर रहे हो और बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है उस हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है स्ट्रक्चरिंग वगैरह आप पढ़ सकते हैं। और एंड में जो फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब ये वो वाली फीडबैक है दोस्तों जो पर्टिकुलर जो आपने पढ़ाया है उसकी फीडबैक है। और रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। अब ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ये ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आप वहाँ से अच्छे से देख लें कि आप एक स्टूडेंट है वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा है तो वो किस हिसाब से उसको आप रीइंफोर्स करोगे। ये सारा का सारा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और आप पढ़ भी सकते हैं, लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं, जो कि एक तीसरा फेज है, वो है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे इवोल्यूशन फेज होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The post-active phase of teaching is related to evaluation. Teaching without evaluation is incomplete. आप समझ लें कि without evaluation आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि बच्चों ने गेन किया है या नहीं किया है, और अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी टीचिंग स्टिल इनकम्प्लीट ही रहेगी। The post-active phase of teaching is also known as evaluation phase. This phase includes all those teachings
ठीक है। एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड इन कनेक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट, इन द कनेक्शन विद नोइंग द रिजल्ट वेदर द गोल्स सेट हैव बीन अचीव्ड और नॉट, जो आपने पढ़ाया है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, दैट विल टेल दिस स्टेप। और ये पहले स्टेप की तरह ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी अपने मायने हैं। अब इसके अंदर क्या क्लियरफाई होता है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्लियरफाई होता है, द टीचर क्लियरफाई द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द स्टूडेंट, कि मैं स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आए, उनकी नॉलेज किस तरीके से एक्सटेंड हुई। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्राइटेरियन बिहेवियर। देखो क्राइटेरियन बिहेवियर कई बार टर्म यूज होती है, मैंने काफ़ी टेट एग्जाम में ये देखा है, क्राइटेरियन बिहेवियर, उसको हम क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं, जो भी वट एवर यू टीचेस एंड स्टूडेंट ने कितना गेन किया है, कितने उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं। द टीचर इवोल्वेट्स द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट बाई कंपेयरिंग द बिहेवियरल चेंजेस दैट हैज टेकन प्लेस विद द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था और कितना बच्चों के अंदर आया है, फिर दोनों बिहेवियर को कंपेयर करेगा, कितना परसेंट बच्चों ने गेन किया। द टीचर कंक्लूड्स दैट टीचिंग गोल सेट हैव बीन अचीव्ड, दैट द टैक्टिक्स एंड द मेथड यूज्ड बाय हिम वर इफेक्टिव। अब एंड में उसको ये कंक्लूडेड होगा कि भाई हाँ, जो टैक्टिक्स, जो टेक्निक उसने यूज़ की है वो बड़ी इफेक्टिव थी। ठीक है, उसे अपनी फीडबैक भी मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्टूडेंट्स का फीडबैक तो लेते हैं, साथ में हमें अपना फीडबैक भी यहाँ पे मिलता है। द टीचर मेक्स ए सिलेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, द टीचर मेक्स ए सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इवोल्वेशन टेक्निक्स फॉर गेजिंग द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। द मेथड्स ऑफ इवोल्वेशन शुड बी रिलायबल एंड वैलिड, विश्वसनीय होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, यू नो। एंड इवोल्वेशन द नॉलेजेबल एस्पेक्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस दैन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल एस्पेक्ट, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है, मतलब इमोशन में आके आप जो है उनकी फीडबैक ना लें, सभी स्टूडेंट्स आपके लिए बराबर हैं। द टीचिंग शुड develop all aspects of the students, therefore measuring the standards should be given more importance than performance। देखो परफॉर्मेंस पे यहाँ पे हम नहीं जाने चाहिए कि भाई हाँ, अगर एक स्टूडेंट के 100 में से 90 मार्क्स आए तभी वो हमारे लिए वो स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा, नहीं। टीचिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं बहुत सारे स्टेप्स में बटी हुई होती है। ये आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ रखा होगा कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, यू नो, काफ़ी सारे टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो टीचिंग के सारे एस्पेक्ट से वाकिफ़ हो, रदर देन कि उसको हम 90 मार्क्स के लिए पढ़ाएं कि भाई हाँ, आपके 90 मार्क्स ही आने चाहिए इस सब्जेक्ट में, तभी आप जो है सक्सेसफुल कहलाओगे, तभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसीडर्ड होगी। अगर आपके 60 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए तो आपकी परफॉर्मेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने एरियाज में अपने आप को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये ऐसे फीडबैक में मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ। और एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, द टीचर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ हिज ओन इंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इवोल्वेशन फेज में स्टूडेंट का तो हम इवोल्वेशन कर ही रहे हैं, लेकिन टीचर को अपना भी इवोल्वेशन मिलता है। टीचिंग एंड टैक्टिक्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन वाइल इवोल्वेटिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वाइल डिटरमाइनिंग वेदर द गोल सेट हैव बीन अचीव्ड। The evaluation provides the basis for reforms and development of the teaching and instruction strategy. Therefore, the teaching activities are reformed and made more effective through remedial evaluation। और उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट पीछे रहता है तो उसको आप रेमेडीज दे सकते हैं। ठीक है, उसको डायग्नोज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो पार्ट सेकंड जो आज मैंने वीडियो सेशन लिया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का। पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी टीचिंग। सबसे पहले तो हमने टीचिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, और इस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया कि भाई टीचिंग के कितने फेज़ होते हैं। प्री एक्टिव फेज़ होता है और इंटरएक्टिव फेज़ होता है और पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है। हर स्टेप्स को, हर फेज़ को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
और नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कि भाई कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट वगैरह। तो दोस्तों बने रहिए टैक्स गुरु चैनल पर, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियोस अपलोड होती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो है साइकोलॉजी, ठीक है, ऑफ लर्निंग, लर्नर एंड लर्निंग कॉग्निशन, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो सेशंस। और साथ में अगर आप किसी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो भी टैक्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, और उसके बाद हम सीधा लर्निंग पे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।